रात के 2:45 शहर सो रहा है, कमरे में हल्की सी ठंडक है, फैन चल रहा है। आप बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल साइड टेबल पर रख देते हैं, आंखें बंद होने ही वाली होती हैं, तभी अचानक एक अजीब सी डिजिटल आवाज सुनाई देती है, एक शार्प इमरजेंसी अलर्ट टोन, वो वाली जो सीधा दिल की धड़कन तेज कर देती है। आप आंखें खोलते हैं, मोबाइल स्क्रीन जगमगाती है, स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, इमीडिएट शेल्टर रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट अ ड्रिल। पहले पल आपको लगता है कि शायद सिस्टम ग्लिच है, कभी कभी फोन्स गलत अलर्ट्स भेज देते हैं, मगर फिर बाहर से एक आवाज आती है, एक लंबी, गहरी और चीखती हुई एयर रडार सायरन की आवाज, वो आवाज जो ज्यादातर लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज और वार मूवीज में सुनते हैं। आप फौरन उठकर बालकनी की तरफ भागते हैं। शहर वही है, मगर आसमान बदल चुका है। दूर होराइजन पर आपको छोटी छोटी रोशनियां नजर आती हैं। पहले ऐसा लगता है कि जैसे शूटिंग स्टार्स हों, मगर फिर एक और रोशनी, फिर एक और फिर एक साथ दर्जनों। ये शूटिंग स्टार्स नहीं हैं, ये मिसाइल्स हैं। डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आसमान में छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स हवा में रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमला इतना बड़ा है कि कुछ मिसाइल्स बच निकलते हैं। आपका पड़ोसी चीख कर कहता है, वो देख, एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया है। एक मिसाइल दूर गली के कोने की तरफ गिरता हुआ नजर आता है। 3, 2, 1। धमाका नहीं होता, सबसे पहले एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी होती है, इतनी तेज रोशनी कि आंखें बंद होने के बावजूद उंगलियों की हड्डियां नजर आने लगती हैं। और फिर एक गर्ज जो जमीन को कागज की तरह फाड़ देती है। फिर खामोशी, 3 सेकंड की खामोशी, और फिर कहीं दूर से एक गहरी भरी आवाज, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन चल रही हो। दोस्तों, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि 2026 तक दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत अंदाजा या जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरी दुनिया को क्राइसिस में धकेल सकता है। और इस कहानी के सेंटर में 2 मुल्क खड़े हैं, इजराइल और ईरान। अगर किसी आम इंसान से पूछा जाए कि ईरान और इजराइल के दरमियान इतनी टेंशन क्यों है, तो अक्सर लोग कहेंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा से दुश्मन थे। मगर हिस्ट्री कुछ और कहती है। 1979 से पहले ये दोनों दोस्त थे। ईरान का बादशाह शाह ऑफ ईरान इजराइल को तेल देता था, इजराइल ईरान को हथियार देता था। लेकिन फिर ईरान में इनकलाब आया, नए लीडर्स ने कहा हम इजराइल को नहीं मानते। तब से लेकर आज तक इन दोनों ने कभी एक दूसरे पर डायरेक्ट गोली नहीं चलाई थी। लेकिन 2024 और 2025 ने सब बदल दिया। अब ये छुपे हुए हमलों से निकलकर आमने सामने की जंग में आ चुके हैं। आज के हालात ये हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उनके सबसे बड़े लीडर्स को निशाना बनाया है। जवाब में ईरान ने अपने ड्रोन्स की फौज खड़ी कर दी है। ये ड्रोन्स सस्ते हैं, लेकिन जब 1000 ड्रोन्स एक साथ आ जाएं तो दुनिया के महंगे से महंगा डिफेंस सिस्टम भी हैंग हो जाता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, अमेरिका। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी कश्मकश में फंस चुका है कि जहां से निकलना मुश्किल है। इजराइल अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त है। अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो रशिया और चाइना खामोश नहीं बैठेंगे। रशिया को यूक्रेन में ईरान के ड्रोन्स चाहिए, चाइना को ईरान से सस्ता तेल चाहिए। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी मिडिल ईस्ट में लगती है और आग वॉशिंगटन, मॉस्को और बेल्जियम तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। 21st सेंचुरी में जंग लड़ने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जंग सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती। आजकल जंग में ड्रोन्स और मिसाइल्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ईरान ने पिछले 10 सालों में अपने ड्रोन प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम किया है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान की स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ड्रोन स्वार्म अटैक में। इसका मतलब सिंपल है, 1 या 2 ड्रोन्स नहीं, बल्कि बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ भेजना। अगर सिर्फ एक ड्रोन आया तो डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से गिरा सकता है, मगर अगर एक साथ 100 या 200 ड्रोन्स आ जाएं तो डिफेंस सिस्टम के लिए उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। कुछ ड्रोन्स गिर जाते हैं, लेकिन कुछ अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं। इसी वजह से दुनिया की कई आर्मीज अब एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पर काम कर रही हैं। यूक्रेन की जंग में भी ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा गया है और मिडिल ईस्ट में भी ड्रोन्स का यूज तेजी से
बढ़ रहा है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम सिर्फ एक तरीके पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कई लेयर्स पर काम करता है। यानी अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहले आता है आयरन डोम। आयरन डोम खास तौर पर छोटी रेंज के मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मेन मकसद शहरों और आम लोगों को रॉकेट अटैक से बचाना है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन डोम अक्सर 90% से ज्यादा रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आते हैं डेविड स्लिंग। यह सिस्टम उन मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है जो थोड़ी ज्यादा दूरी से लॉन्च किए जाते हैं। और फिर आ जाते हैं एरो सिस्टम। एरो 2 और एरो 3 को खास तौर पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डेवलप किया गया है। सिंपल लफ्जों में समझें तो इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम 3 अलग लेवल्स पर बनाया हुआ है। छोटे रॉकेट्स के लिए अलग सिस्टम, मीडियम रेंज मिसाइल्स के लिए अलग सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए अलग सिस्टम। मगर डिफेंस एक्सपर्ट्स एक बात पर हमेशा एग्री करते हैं, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर एक साथ बहुत ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च हो जाएं तो मुमकिन है कि कुछ मिसाइल्स फिर भी डिफेंस सिस्टम से बचकर अपने टारगेट तक पहुंच ही जाएं। सबसे ज्यादा खतरा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर होता है। इजराइल ने कभी ओपनली ये कंफर्म नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं, लेकिन उसने कभी सीधा इस बात से इनकार भी नहीं किया है। इसी स्ट्रेटेजी को एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर एम्बिलिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी पॉलिसी जहां मुल्क अपनी न्यूक्लियर पावर के बारे में सीधी बात नहीं करता। मगर दुनिया भर के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का अंदाजा है कि इजराइल के पास डजन्स न्यूक्लियर वारहेड्स हो सकते हैं। ईरान की सिचुएशन थोड़ी अलग है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और एनर्जी बनाने के लिए है, लेकिन इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम पर काफी ज्यादा काम कर रहा है। सिंपल लफ्जों में समझें तो यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में भी यूज होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी। अगर इसे बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाए तो वही चीज न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम भी आ सकती है। इसी वजह से दुनिया के कई मुल्कों को डर रहता है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज ना हो जाए, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन अक्सर हाई रहती है। वार एक्सपर्ट्स अक्सर एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। सिंपल लफ्जों में इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी मुल्क को लगे कि उसका दुश्मन उस पर हमला करने वाला है तो वो वेट नहीं करता, वो खुद पहले अटैक कर देता है ताकि दुश्मन को मौका ही ना मिले। मगर इस सोच में एक बड़ा खतरा छुपा होता है। सोचिए अगर दोनों मुल्कों को एक ही वक्त पर यह डर हो कि कहीं दूसरा हमला करने वाला है तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि दोनों एक ही वक्त पर अटैक कर दें और फिर जंग शुरू हो जाए। हिस्ट्री में ऐसा खतरा पहले भी पैदा हो चुका है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन कई मरतबा इसी तरह की टेंशन के करीब पहुंच गई थी। उस वक्त दुनिया बस एक गलत सिग्नल या गलत डिसीजन से दूर थी, और आज भी न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अमन ज्यादातर इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी साइड जल्दबाजी में पहले बटन ना दबा दे। साइंटिस्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वार का असर सिर्फ उस जंग तक लिमिटेड नहीं रहता जहां बॉम्ब गिरता है। अगर एक नहीं बल्कि कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फट जाएं तो आसमान में बहुत ज्यादा धुआं और मट्टी उठ सकती है। यह धुआं धीरे धीरे पूरी दुनिया के आसमान में फैल सकता है। जब आसमान धुएं से भर जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती। इसका सीधा असर जमीन के टेम्परेचर पर पड़ता है। दुनिया का टेम्परेचर नीचे गिर सकता है, ठंड बढ़ सकती है, और जब सूरज की रोशनी कम हो जाए तो फसलें भी ठीक से नहीं उगती। इसका मतलब है कि फूड प्रोडक्शन कम हो सकती है और फिर दुनिया भर में खाने की कमी पैदा हो सकती है। साइंटिस्ट इस सिचुएशन को न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, यानी एक ऐसी हालात जहां जंग एक जगह होती है लेकिन उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। अगर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग शुरू हो जाए तो इसका पहला असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के उन इलाकों में से है जहां बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है और दुनिया के कई ममालिक अपनी एनर्जी के लिए इसी ऑयल पर डिपेंड करते हैं। अगर जंग की वजह से तेल की सप्लाई रुक जाए या कम हो जाए तो उसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में भी महंगा हो जाता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। यानी एक जंग जो हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही है उसका असर आखिर में आपके किचन तक पहुंच सकता है।
हिस्ट्री में दुनिया पहले भी ऐसा देख चुकी है। 1973 में जब मिडल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस आया था तो कई मुल्कों में पेट्रोल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई थी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका गहरा असर पड़ा था। 2026 में इंसानियत टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस दौर में खड़ी है। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं और मेडिकल साइंस ने जिंदगी बचाने के नए तरीके डेवलप किए हैं, मगर साथ ही साथ इंसान ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भी बना लिए हैं। मिसाइल्स जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकते हैं, वेपन्स जो पूरी सिटीज को सेकंडों में तबाह कर सकते हैं और ऐसा सिस्टम जो बहुत तेजी से डिसीजंस ले लेता है। अब सवाल ये है, क्या इंसान इतना समझदार हो चुका है कि इतनी पावर को सोच समझकर इस्तेमाल करे, या फिर हिस्ट्री फिर वही गलती दोबारा करेगी जो पहले भी हो चुकी है? एक मिनट के लिए रुकिए। आप सोच रहे होंगे मैं तो लाहौर में हूँ या मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, ये सोच आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर ईरान और इजराइल के दरमियान न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो उस जंग के असरात सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। उन एक्सप्लोजन से उठने वाला रेडिएशन और धुआं हवा के साथ दूर तक ट्रेवल करेगा। आपके शहर का आसमान भी एक अजीब सा ग्रे और सुर्ख रंग ले लेगा। लेकिन असली खतरा सिर्फ देखने में नहीं है, ये रेडिएशन हमारी डेली जिंदगी में घुस जाएगा, आपके पानी में, आपके खाने में और आपके घर के एनवायरनमेंट में, बच्चों के स्कूल में, आपके गली में, आपके बाजार, सब पर इसका सीधा असर होगा। सोचिए, एक आम दिन आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि नॉर्मल जिंदगी जीना भी स्ट्रगल बन जाए। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर एक्सीलरेशन हुआ तो हमारा कंफर्ट जोन, हमारी डेली रूटीन्स और हमारी सेफ्टी पहले टारगेट होगी। यानी ये जंग अब बॉर्डर्स के मार्कर्स पर नहीं, हमारे घर के दरवाजों पर लड़ी जाएगी। अब सवाल ये है, आप रेडी हैं अपनी और अपने खानदान की सेफ्टी के लिए, या आप सोच रहे हैं कि आज के डिसीजंस आपको कल बचा पाएंगे, या फिर आप होप करते रहेंगे जब तक होप का टाइम खत्म ना हो जाए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।